हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत लंबे समय के बाद आपसे फिर दोबारा मिलने का मौका मिल रहा है। पीछे कई बार सोचा कि आप लोगों के साथ फिर इंटरेक्शंस को स्टार्ट करता हूं, लेकिन कुछ वक्त ऐसा हो गया कि आपके पास नहीं मिल पाया। बहुत से कारण रहे। फ्रेंड्स, इस बार मैं जो कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने की, वो एक नए फॉर्मेट में कर रहा हूँ। पहले जो मेरा फॉर्मेट था, जो मैंने थोड़ी बहुत जो वीडियोस डाली थी, वो एक प्योरली एकेडमिक बेस्ड थी। पर इस बार मैं फ्रेंड्स, मेरे को लोगों ने ये बोला, मेरे को बहुत सजेशंस मिले कि भाई आप जनरल अफेयर्स पर रखिए, करंट अफेयर्स पर रखिए, जनरल आइटम्स बताइए, हिस्टोरिकल के कुछ अनोखे अनोखे किस्से बताइए, कुछ जो हिस्ट्री में चीज़ें हो चुकी हैं। मीन्स हिस्ट्री मीन्स कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताइए हिस्ट्री के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो कि लोग जानने के लिए उत्सुक हों, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा ना हो इसके बारे में, जो आपके सर्कल के लोग हैं वो। तो फ्रेंड्स, मैं इस बार इस नई उम्मीद के साथ आया हूँ कि मुझे आप लोग इस बार सपोर्ट करेंगे, मुझे आप लोग आइडियाज़ देंगे। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मुझे बताइए कि आप किस चीज़ पर वीडियो देखना चाहेंगे। मैं उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ। मैं अपनी तरफ से भी लाता रहूँगा, लेकिन आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों की तरफ से मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मेरा आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे इस मेरे ऑब्जेक्टिव में सपोर्ट करें। जितने लोगों के बीच अगर आप मेरे बारे में बता सकें, मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकें, और आप लोगों की हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से। आज हम लोग, जैसा मैंने आपको कहा कि हम कुछ जनरल और करंट अफेयर्स, कुछ करंट चीज़ें लेके चलेंगे। तो एक आज हम ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र जिसको हम हिंदी में कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। बहुत जनरल चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स में ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आती हैं, नहीं भी अगर आएंगी तो भी एक आम इंसान को इसके बारे में उतनी नॉलेज तो होनी चाहिए जो मैं आज आप लोगों के साथ दे रहा हूँ। तो अंत तक बने रहिए, अपनी जिज्ञासा को और बढ़ाइए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि और क्या आप जानना चाहते हैं, मैं उसके बारे में और आपको बताऊँगा। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस, ये एक ऐसा समूह है जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का है, जो कि पूरी दुनिया के सारे कंट्रीज इसके मेंबर हैं। 193 मेंबर्स के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन पिछले 76 सालों से लगातार काम करती चली आ रही है। हर साल इसका मीटिंग्स होती रहती हैं। तो ये सब चीज़ें जो इनकी चल रही हैं, ये कैसे चल रही हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है। 1945 से ये स्टार्ट हो गई, इसकी मीटिंग्स चल रही हैं आज तक लगातार। तो ये सारी की सारी चीज़ें कैसे चलें, कैसे होंगी, उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं, कैसे बनी। तो फ्रेंड्स, ये 1945 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, जैसे हमने डिस्कस करा। तो सैन फ्रांसिस्को में 50 कंट्रीज़ ने एक यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस करी थी। ये वो टाइम था जो कि वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने में थी, एक नई ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी जो कि वर्ल्ड में पीस, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमैनिटेरियन एड्स, इसके ऊपर काम करे। वर्ल्ड वॉर 2 से बहुत भयंकर विनाश हुआ था, कई कंट्रीज बर्बाद हुए थे, उसको रिकंस्ट्रक्शन भी करना था। तो इस ऑब्जेक्टिव को लेके 50 कंट्रीज, जैसा मैंने आपको बताया, सैन फ्रांसिस्को में मिले। ये 25 अप्रैल 25 ऑफ अप्रैल 1945 से लेके 26 ऑफ जून 1945 तक मिले। ये 2 महीने में बैठ के इन्होंने यूएन का चार्टर तैयार किया। 26 जून को चार्टर साइन हो जाता है, 26 जून 1945 को, और ये डे चार्टर डे के नाम से, यूएन चार्टर डे के नाम से मशहूर है। आज भी यूएन का चार्टर डे यही है। इसमें एक फ़र्क इतना सा आया था फ्रेंड कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन सैन फ्रांसिस्को में मिलने और बनाने का प्रोसेस शुरू हुआ तो सिर्फ 50 ही कंट्री थे, लेकिन जब ये चार्टर साइन हुआ 2 महीने के बाद तो ये 50 से बढ़ के 51 हो गए, 50 से 51 हो गए। एक कंट्री पोलैंड ने इसको और ज्वाइन कर लिया, तो ये ऑर्गेनाइजेशन 51 हो गए। तो 51 कंट्रीज ने ये चार्टर साइन किया था और उसके बाद यूएन एग्जिस्टेंस में आ गया। लेकिन दोस्तों, इसके एक्चुअल एग्जिस्टेंस में आने में अभी भी 4 महीने लगे। ये जो रियल में, ऑफिशियल में जो एग्जिस्टेंस में आया, वो आया 24 ऑफ अक्टूबर
1945 को। 4 महीने लग गए ये सब जो इनके डिक्लेरेशंस थे, इनके जो चार्टर्स थे, इसको रेक्टिफाई कराने के लिए इनके परमानेंट मेंबर्स के द्वारा इसको रेक्टिफाई कराया गया। तो उसमें 4 महीने लग गए इसकी सारी मॉडलिटीज और फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं आपको कि ये यूएन का नाम सबसे पहली बार किसने दिया भैया। ये कौन आदमी थे या कौन ग्रुप था जिसने यूएन का नाम कॉइन किया था। तो ये यूएन का जो टर्म यूनाइटेड नेशंस थी, इसको कॉइन करने वाले जो पहले आदमी थे जिन्होंने ये नाम इसको दिया था, वो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। अब भाई अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने नाम दिया, लोगों को समझ में आया कि इट मेक्स सेंस, तो उन्होंने इसको अडॉप्ट किया। यूएन का एक एम्बलम भी है, अगर आप देखिए, यूएन को एम्बलम बनाने के लिए एक टीम बैठी थी, सब लोगों ने मिलकर बनाया, पर इस टीम के जो हेड थे उनका नाम था ओलिवर लिंकन लिंक्विस्ट, और इन्होंने 1945 में ये एम्बलम बनाया। इस एम्बलम की विशेषता है, ये एम्बलम की विशेषता क्या है कि ये पूरे वर्ल्ड को एक साथ दिखाता है। ये एक नॉर्थ पोल से लिया हुआ एक फोटोग्राफ है जिसमें सारे वर्ल्ड के कंट्रीज आपस में चारों तरफ इस तरह से लेटे हुए दिख रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ पोल का लिया गया है तो सब चारों तरफ एक सर्कुलर फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। ब्लू बैकग्राउंड रखा गया है क्योंकि अर्थ ब्लू प्लैनेट है, इस वजह से उसको ब्लू के साथ कमेमोरेट किया गया है। और अर्थ के दोनों साइड्स पर ऑलिव लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं उसकी, वो पीस को सिग्निफाई करती हैं। तो ये इस तरह से इसका एक लोगो बनाया गया। ये भी 1945 में ओलिवर लिंक्विस्ट की टीम ने बना करके तैयार किया। इसके बाद यूएन का एक अपना फ्लैग भी है। तो दोस्तों फ्लैग में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये जो लोगो है एज इट इज एक ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर एक फ्लैग में रख दिया गया, और इसको 1947 को एक फॉर्मल तरीके से अडॉप्ट कर लिया गया। यूएन का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है, और सारे इसके ऑर्गन्स न्यूयॉर्क में ही, एक्सेप्ट फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मैं अपनी सेशन में आपके साथ इसको भी टेकअप करूंगा, थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, और फिर अगली सब्सिक्वेंट सेशंस में इसको एक एक करके पूरा आपके साथ टेकअप करेंगे। आज जैसा मैंने आपके साथ डिस्कस करा कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है 193 मेंबर्स है। जब ये स्टार्ट हुई थी तो ये 51 के साथ ही हुई थी, पर आज इसकी 193 है। तो ये कितना ग्रो कर गई है। हर स्टेट जो न्यू इंडिपेंडेंट होता है, कंट्री जो बनता है, वो इसका मेंबर। ये एक फर्स्ट ट्रूली ऑर्गेनाइजेशन है। ये लीग ऑफ नेशन से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि लीग ऑफ नेशन फेल हो गया था, इसीलिए ये यूएन सामने आया। यदि लीग ऑफ नेशंस ठीक ठाक चलता रहता तो इसके बनने की जरूरत ही नहीं आती, पर लीग ऑफ नेशंस का फेल होना ही इसका बनने का कारण था। तो ये एक ट्रूली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हर तरह की कंट्रीज को, हर कंट्री को, हर लोगों को इसमें अपनी अपनी रिप्रेजेंटेटिव रखने का मौका मिलता है, अपनी अपनी बातें करते हैं। इसमें 6 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इट हैज 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। सबसे पहले इसमें इंग्लिश है, फिर उसके बाद फ्रेंच, फिर स्पेनिश, रशियन, चाइनीज एंड अरेबिक। ये 6 लैंग्वेजेस इसलिए रखी गई हैं क्योंकि ये वर्ल्ड में प्रिडोमिनेंटली बोली वाली लैंग्वेजेस हैं। अगर आप इन 6 लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोगों की बात करें तो वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा तबका है जो कि इन लैंग्वेजेस को जानता है। अगर आप यूएन की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वो 6 लैंग्वेजेस में है। वो आपसे पहले पूछ लेता है कि आपको किस लैंग्वेज में इसको देखना है, वो उसी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करके दिखा देता है। तो ये 6 लैंग्वेजेस। बहुत लोगों का ऐसा भी मानना है कि हमारी मातृभाषा हिंदी भी इसके अंदर होनी चाहिए। भाई हिंदी भी बहुत लोग बोलते हैं। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एज फॉरेन मिनिस्टर एंड एज सब्सिक्वेंटली एज प्राइम मिनिस्टर 2 बार यूएन में जाके हिंदी में अपना भाषण भी देके आ चुके हैं। एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक इंडियन होने के नाते मैं भी चाहता हूँ कि भाई हिंदी भी इसकी हो सकता है वो दिन आ भी जाए, हमारी लाइफ टाइम में आ जाए। एक हिंदी को रिप्रेजेंटेशन मिलने से इस यूएन में एक और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा एक इंडिया से भी। पर लेट्स वेट, वो अभी आगे फ्यूचर में आने वाला टाइम बताएगा। सो लेट्स नाउ कम बैक टू द यूएन। अब ये यूएन फंक्शंस क्या परफॉर्म करता है भाई, ये काम क्या करता है, इसके बहुत सारे काम होने चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे फॉरमोस्ट जो यूएन का फंक्शन है दैट इज पीस
एंड सिक्योरिटी, इसी मकसद को लेकर के ये बनी। लीग ऑफ नेशंस फेल हुआ क्योंकि वो पीस और सिक्योरिटी नहीं रख सका। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उसका फॉर्मेशन हुआ था 1919 में, लेकिन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई, तो लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पीस एंड सिक्योरिटी। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स। हर कंट्री में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो, ये इसके लिए भी वॉच डॉग की तरह काम करता है, इस पर नजर बना के रखता है। इसके बाद हम देखते हैं ह्यूमैनिटेरियन एड्स। इनकी बहुत सी ह्यूमैनिटेरियन एड्स हैं, इनकी पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, इनके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जा करके जगह जगह जहाँ पे कैलेमिटीज़ हुई हैं, मैन मेड हैं या नेचुरल हैं, वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देती रहती हैं। अभी कोरोना के टाइम पे भी हमने देखा तो यूएन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसके बाद हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके चार्टर में लिखा हुआ है कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए कैसे उनके रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जाएं, और ये प्रेजेंट डे जनरेशन सारा का सारा ना इस्तेमाल करके ख़त्म कर दे, तो यूएन उसके लिए भी काम करता है। आपको याद होगा 1992 में रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था, तो वहाँ पे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूएन के ही चार्टर से लिया गया था, और उसके ऊपर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स बनाए गए थे, जिस पर कि आज भी मेंबर कंट्रीज उसके काम कर रहे हैं। ये यूएन काम कैसे करता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं, फिर सब्सिक्वेंट आपसे जो बातचीत होगी उसमें हम थोड़ा सा और डिटेल में आपको लेके चलते रहेंगे। तो यूएन के जो है मेजर 6 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ओनली 6 ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बाद सब डिवाइडेड होकर के आगे चले जाए। तो पहली ऑर्गेनाइजेशन है जनरल असेंबली। अब जनरल असेंबली एक सबसे बड़ा ग्रुप है इसका, सारे 193 मेंबर्स इसके पार्ट हैं। ये हर साल एक बार मिलती है और सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। सब्सिक्वेंट मैं आपके साथ इसको टेकअप करूंगा, पर अभी मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा। इसके बाद आती है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इसकी सबसे पावरफुल बॉडी है, जो कि टाइम टू टाइम मीट करती है इंपॉर्टेंट क्राइसिस के इश्यूज पर। इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर्स होते हैं। वीटो पावर्स होने का मतलब है कि वो किसी भी रेजोल्यूशन पर अपना वीटो लगा के उसको रोक सकते हैं, और एक बार किसी चीज़ पर वीटो लग गया, सो दैट मीन्स फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स उसको फिर दोबारा सिक्योरिटी काउंसिल में टेकअप नहीं किया जा सकता है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड काउंसिल है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये इकोनॉमिक और सोशल मुद्दों के ऊपर बात करती है, इसको भी मैं आपके साथ डिटेल में टेकअप करूंगा सब्सिक्वेंट टाइम्स में। देन इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, बट यूएन में अभी भी इसका थोड़ा सा रोल है, इसको कहा जाता है, इसको माना जाता है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अकेला ऐसा यूएन का ऑर्गन है आउट ऑफ द 6 की जो न्यूयॉर्क बेस्ड नहीं है। ये कहाँ पर बेस्ड है? ये हेग में बेस्ड है। इसके बारे में भी आपसे डिटेल में टेकअप करेंगे। लास्ट इसका ऑर्गेनाइजेशन है सेक्रेटेरिएट, जो कि इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बीच, ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है। सेक्रेटरी जनरल इसके हेड होते हैं, 5 साल का इनका टेन्योर होता है। इसके फंक्शंस क्या हैं वो भी मैं आपके साथ टेकअप करूँगा, पर ब्रीफली अभी ये हमने आपके साथ 6 ऑर्गन्स बताए जिसके थ्रू ये काम करता है। तो फ्रेंड्स आज का अपना सेशन यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आपके वैल्यूएबल फीडबैक और कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। मेरा हौसला बढ़ाइए, मुझे बताइए आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में कि आप किस चीज़ को चाहते हैं, मैं उस चीज़ को आपको टेकअप करता हूं आप लोगों के साथ। आई एम विद यू फॉर यू, एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।